कि 7 दीप 9 खंड में पृथ्वी चंद्र और भान, जाको भेद देव नहीं पायो क्या जाने इंसान। ऐसे मेरे गुरुदेव, मेरे अभिभावक, मेरे गॉडफादर, ऑनरेबल गवर्नर किसी गांव में पहली बार आए हैं टोंक जिले के में। आपका इस धन्य धरा पर मेरा पुण्य उदय हुआ है और जीवन में बहुत सारी उपलब्धियां अर्जित करेंगे, लेकिन आपके एहसान और आपका ये आगमन जीवन की बहुत बड़ी उपलब्धि में इतिहास में दर्ज रहेगा। सर पधारें और हम सबको संबोधित करें। सम्माननीय महामहिम श्री सत्यपाल मलिक साहब। आज का दिन मेरे लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि मैंने राला बाबा के सिलसिले में इनसे बहुत कुछ सुन रखा था। हमारी बहन मिसेस बंसल और बहुत दूर दूर से आए हुए तमाम सम्मानित बुज़ुर्गों, नौजवान दोस्तों, हालांकि मैं आपसे सबसे ज़्यादा दूर से आया हूँ। आप तो कुछ 100 किलोमीटर से आए, मैं तो 1000 किलोमीटर से भी दूर से आया। और हमारी ये 2 बहन जिन्होंने यहाँ कार्यक्रम को संचालित किया, विजय लक्ष्मी चौधरी और संजू चौधरी, और हमारे बहुत ही एनर्जेटिक, बहुत ही प्रतिभाशाली हरिराम किवाड़ा जी, प्रधान जायल भी शायद आए हुए मुझे दिखाई दिए। आप सबका मैं सम्मान करता हूँ, सबको प्रणाम करता हूँ। जो कौमें अपने पुरखों का सम्मान नहीं करती हैं, उनके जन्मदिन नहीं मनाती हैं, उनके लिए मेले नहीं लगाती हैं, वो कौमें मिट जाती हैं। और आज अगर हम जिंदा हैं तो इसीलिए हैं कि हमारे पुरखे अपने बुज़ुर्गों के नाम पे मेले लगाते थे। राजस्थान की तो ये परंपरा रही है कि पशु मेलों में भी नेता लोग जाते थे। मुझे याद है श्री नाथूराम जी मिर्धा, श्री रामनिवास जी मिर्धा, चौधरी गंगाराम जी, इनके पास सभाएं करने के साधन नहीं होते थे तो ये मेलों में चले जाते थे और वहाँ जाके अपनी बात कहते थे और उसी से ये लोग बड़े बने। तो ये मेला, ये मौका बहुत महत्वपूर्ण है मेरे लिए। अब मैं लंबी चौड़ी बात ना करके मुद्दे के बात पे आता हूँ, और वो ये है कि अभी बताया किवाड़ा साहब ने कि मुझे कुछ दिन पहले जम्मू कश्मीर का गवर्नर बना के भेजा गया था और काम ये करना था कि वहाँ 370 हटानी थी। और उसका चर्चा होते ही महबूबा बोलती थी कि पूरे कश्मीर में आग लग जाएगी, पूरे कश्मीर में खून की नदियाँ बह जाएंगी। फारूक अब्दुल्ला बोलते थे कि हिम्मत नहीं है प्रधानमंत्री इस धारा को हटा दे। मैंने वहाँ 4-6 महीने काम किया। मैंने अपना टेलीफोन दे दिया सबको कि मुझे सीधे फ़ोन कर सकते हो। मैं रात को 2 बजे भी अवेलेबल रहता था और उसका नतीजा ये हुआ, और लोगों को मैंने समझाया कि मुझे बताओ तुम ये 200 लड़के लेके दुनिया की दूसरे नंबर की फौज से क्या हासिल कर लोगे? कुछ नहीं होगा, ये बर्बाद हो जाएंगे, चिड़ियों की तरह मारे जाएंगे। और नेताओं के बच्चे तो लंदन में पढ़ रहे हैं, तुम्हारे तो यहीं मरेंगे। तो उनकी समझ में आ गया था कि लड़ने से कुछ हासिल नहीं होगा। तो जब ये 370 हटा रहा था, मैं रात को मैंने चीफ सेक्रेटरी को बुला के कहा कि सवेरे ये चिट्ठी उनको अमित शाह साहब को भेजनी है। तो उसने कहा हटा रहे हो? मैं कहा हाँ हटा रहे हैं। बोला कि साहब 1000 आदमी मारना पड़ेगा। मैं कहा क्यों? कहने लगे यहाँ तो जब बुरहान वानी मरा था तो 200 लोग मरे थे। लोग थानों पे चढ़ जाएंगे, हथियार लूट लेंगे, गोली चलानी पड़ेगी। मैंने कहा 1 कारतूस नहीं चलाना पड़ेगा, तुम ये चिट्ठी भेज दो। उन्होंने चिट्ठी भेज दी और आप जान के हैरत करोगे कि एक कुत्ता नहीं भौंका जब मैंने 3 चीफ मिनिस्टर्स को गिरफ्तार किया, फारूक अब्दुल्ला को, उनके बेटे को और महबूबा को। चिड़िया नहीं बोली, किसी ने चुंकारा नहीं किया। और ये अभी थोड़े हालात ख़राब हुए, लेकिन मेरे रहते
मुझे अपने पूरे टाइम पीरियड में एक भी गोली नहीं चलानी पड़ी, एक भी कारतूस नहीं जाया करना पड़ा और भारत सरकार की इज्जत रखी और एक तरह से बिना लोगों को मारे वो काम हमने कर दिया। मेरा चीफ सेक्रेटरी मुझे बोला कि साहब मैं तो यहीं आ जाऊंगा राजभवन में, चूँकि ये तो घरों में घुस जाएंगे। मैं कहा आ जाओ तुम, मेरे यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। चूँकि मैंने लोगों को ये समझा के एक सेंस ऑफ फैटीग पैदा कर दी थी कि लड़ने से कुछ नहीं मिलेगा, जो मिलेगा बातचीत से मिलेगा। मैंने एक ये भी बयान दिया कि जो लड़के हैं बंदूक वाले, बंदूक रख के आ जाएं, मेरे राजभवन में आए, मेरे साथ खाना खाएं और मुझे समझा दें कि लड़ने से ये हासिल है, तो मैं इनकी बात मान लूँगा। ना समझा सकें तो ये मेरी बात मान लें। कोई नहीं आया और नतीजा ये हुआ कि नई भर्ती बंद हो गई, पत्थरबाजी बंद हो गई। फौज के लोगों को मैंने कहा कि जो तुम्हें पत्थर मारे पलट के गोली मार देना, मैं देखूंगा, तुम्हारे खिलाफ कोई केस दर्ज नहीं होगा। और नतीजा ये हुआ कि पत्थरबाजी भी बंद हो गई, नई भर्ती भी बंद हो गई। और मेरे रहते पूरे कश्मीर में कोई भी इस तरह की किलिंग नहीं हुई जो आज हो रही हैं। आज तो जम्मू और कश्मीर के शहर में पुलिस और फौज के लोग मारे जा रहे हैं। उस वक्त तो चिड़िया नहीं मारी जाती थी। खैर वो एक अच्छा दौर था, हो गया। इसके बाद ये जो किसानों वाला आया, आप तो सब जानते होंगे, प्रधान जी जायल वाले जानते होंगे, 700 किसान बॉर्डर पे शहीद हो गए। दिल्ली से कोई कुतिया भी मरती है तो उसके लिए शोक संदेश जाता है, लेकिन किसानों के लिए कोई शोक संदेश नहीं गया। तो मुझे बहुत उलझन हुई और मैंने सोचा कि यार ये गवर्नरशिप छोड़ो, अपने लोगों के साथ ये अन्याय हो रहा है, इस पे लड़ो। मैं प्रधानमंत्री जी के पास गया और मैंने उनसे कहा कि साहब इनको कुछ ले दे के निपटा दो, इनके साथ ये व्यवहार मत करो। तो उन्होंने कहा चले जाएंगे, क्यों फिक्र करते हो? मैं कहे जाएंगे नहीं, जब आप चले जाओगे तब जाएंगे। आप इनको जानते नहीं, सिखों को नहीं जानते हो कि इनके गुरु ने 4 बच्चे अपने कटवा दिए थे लेकिन समझौता नहीं किया था। और हमारे वाले तो हर छठे महीने लाल किले पे चढ़े रहते थे। और अब ये दोनों एक दूसरे के हो गए, इनको कोई नहीं यहाँ से हटा सकता जब तक इनकी मांगे ना मानी जाएं। और थोड़ा देर करके वो बात मानी गई और आज वो तीनों कानून वापस हो गए। अभी वो रह गया है एमएसपी वाला, वो भी हम मनवा के रहेंगे, उसमें भी कोई बेईमानी होने नहीं देंगे। कि ये जो एमएसपी है ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस है कि इससे नीचे दाम गिरेगा तो सरकार दखल करके ले लेगी। ये आज का नहीं है, ये चौधरी छोटू राम के ज़माने से शुरू है। सर छोटू राम का नाम इन बच्चों ने तो सुना नहीं होगा, आप में से कुछ लोगों ने सुना होगा। वो आए थे वायसराय से मिलने। वायसराय ने कहा कि चौधरी साहब बड़ी लड़ाई चल रही है, हमको बहुत गेहूं की ज़रूरत पड़ेगी। उन्होंने कहा कि गेहूं जितना चाहोगे मिल जाएगा। वायसराय ने कहा मैं 3 रुपये मन लूँगा। छोटू राम जी ने कहा कि दाम तुम तय नहीं करोगे, दाम मैं तय करूँगा और मैं 7 रुपये मन से 1 पैसा ये गेहूं नहीं दूंगा। और अगर आप, उसने वायसराय ने कहा कि मैं ज़बरदस्ती उठवा लूँगा, तो उन्होंने कहा कि उठवा लेना, मैं जा रहा हूँ, किसानों को कहता चला जाऊँगा, खेत में खड़ा जला देंगे लेकिन तुम्हें एक दाना नहीं देंगे। तो वायसराय ने इनके जो प्रधानमंत्री थे सर सिकंदर हयात खां, उनको बुलवाया और उन्हें कहा यार तुम्हारा तो मिनिस्टर बड़ा अनाड़ी है। क्या हुआ कि ऐसे ऐसे बोल के गया कि साहब वो ऐसा ही कर देगा, उसकी बात मान लो। और अल्टीमेटली छोटू राम जी ने जो कहा था उसी दाम पे गेहूं लेना पड़ा वायसराय को। और आज फिर कह रहा हूँ कि मोदी जी अभी समय है, अभी इस एमएसपी को मान लो, वरना वही होगा जो अंग्रेज वायसराय के साथ हुआ था। इस देश के किसान इतनी जल्दी से झुकने वाले नहीं हैं, ये लड़ेंगे, लड़ना जानते हैं, लड़ते रहे हैं।
और ये अपने पेट के सवाल पे, अपनी इज्जत के सवाल पे कुछ भी छोड़ देंगे, लेकिन आप इनको झुका नहीं पाएंगे। तो मुझे लगता है कि इसमें भी आपकी जीत होगी और आप कामयाब होंगे। मैं यहाँ कोई राजनीतिक बात नहीं करूँगा, मैं 2-3-4 चीज़ें आपके काम की बोलना चाहता हूँ, और वो हैं कि एक तो जो अभी इन्होंने, बहन जी ने, भाई ने हमारे बेटी का सवाल उठाया था, एक तो बेटियों को पढ़ाना शुरू करो। मुझे नहीं पता आपके यहाँ कितना पढ़ाते हैं, पर मैं तो कई स्टेट में गवर्नर रहा हूँ, और जब कॉन्वोकेशन में जाता था तो अगर 30 गोल्ड मेडल होते थे तो 20 लड़कियों के और 10 लड़कों के होते थे। मैंने लड़कों को बहुत समझाया, ना कहा बेटा तुम तो खाना भी बनाना नहीं जानते, तुम करोगे क्या? चूँकि कुश्ती का मेडल भी यही ले रही हैं, मुक्केबाजी का भी मेडल यही ले रही हैं, पढ़ाई का मेडल भी यही ले रही हैं, तो सुधर जाओ। लेकिन जब ये पैदा हो जाती हैं और इनको स्कूल में भेज देते हो तो ये बहुत दूर तक जाती हैं। और राजस्थान में तो मैंने देखा, चूँकि मैं कई जगह पुरस्कार वितरण में गया, कि जहाँ हमारे बुज़ुर्गों को घोड़ी पे नहीं चढ़ने देते थे, वो साहिबान हमारी बेटियों को सलाम करते हैं, चूँकि वो IAS और IRS हो गई। तो पढ़ाई, जो बेटी को जो इज्जत पढ़ाई देती है, वो ना दहेज देता है, ना पैसा देता है, ना बाप की दौलत देती। तो इनको पढ़ाइए और आगे बढ़ाइए। मैं एक घटना है उसका जिक्र सब जगह करता हूँ। अमेरिका की एक फॉरेन सेक्रेटरी थी, कोंडालीजा राइस, दुबली पतली सांवले रंग की, देखने भालने में साधारण से भी कम। लेकिन गद्दाफी जो लीबिया का तानाशाह था, वो जब मारा गया तो उसके ऑफिस को रेड किया विद्रोहियों ने, और उस रेड में उनको एक डायरी मिली जिसमें गद्दाफी लिखता है कि मुझे जीवन का सबसे ज़्यादा मज़ा तब आता है जब मैं लिटिल कोंडी यानी छोटी सी कोंडालीजा राइस को अरब शेखों को धमकाते हुए देखता हूँ। वो धमकाती थी अमेरिका की ताकत पे, चूँकि अमेरिका की फॉरेन सेक्रेटरी थी, अमेरिका की ताकत उसको मिली थी उसकी काबिलियत से। तो ये जो काबिलियत है, ये आपकी बेटी को भी इस लायक बनाएगा कि उसके सामने बड़े बड़े लोग सर झुकाएंगे। तो इनको बचाइए और पढ़ाइए। लड़के तो आपके किसी काम के हैं नहीं, ये तो थोड़े से जवान होते ही दारू पकड़ लेते हैं, दवाई पकड़ लेते हैं, गोली पकड़ लेते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं और कुछ नहीं करते हैं। मैं बहुत दुखी हूँ यहाँ के नौजवानों से, जो बहुत आगे तक जा सकते हैं, वो उस तरह से काम नहीं कर रहे हैं। तो बच्चियों को पढ़ाइए, यही शायद आपकी इज्जत बढ़ाएंगी। दूसरी जो बात मैं कहना चाहता हूँ वो ये है कि नशे के लिए मैं मना करूँ तो कोई नहीं सुनेगा मेरी, क्योंकि नशा ऐसी चीज़ है, इसमें जो पड़ गया वो पड़ गया। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा नशे से मुक्ति पाइए, बर्बाद मत होइए। मेरे साथ के जितने प्रेसिडेंट थे कॉलेज में, अब की मैं गया तो पता चला सब मर गए। मैंने पूछा, एक नाई था हमारा, वो भी आया हुआ था एक भाई की 13वीं में। मैं कहा भाई क्या हुआ? कहने लगे जी कुछ नहीं हुआ, ये तो दारू की भेंट चढ़ गए सब लोग, शराब पीते थे, इनके सब के लीवर खराब हो गए और ये मर गए। आप इसीलिए बचे हुए हो कि आप दारू नहीं पीते हैं। तो मैं ये निवेदन करूँगा कि इससे जितना बचा जाए उतना अच्छा। दहेज से बचिए। पता नहीं आपके यहाँ क्या है, हमारे यहाँ तो आजकल शादी के लिए जब आते हैं तो 4 छल्ले की गाड़ी मांगते हैं। 4 छल्ले वाली गाड़ी जानते हो कौन सी है? ऑडी है, एक बहुत महंगी गाड़ी है, वो मांगते हैं। और शादी होने के बाद भी मांग बनी रहती है। लड़की का नरक कर देते हैं, जीने नहीं देते हैं। और बहुत सारी लड़कियां तो आत्महत्या करती हैं,
चूँकि दहेज उनके पिताजी नहीं दे पाते हैं, तो इससे बचिए। तीसरे, आपके यहाँ का मुझे नहीं पता, पर हमारे यहाँ एक और रिवाज चल गया है, 40-40 गांव की चिट्ठी फाड़ते हैं जब बुढ़ा मर जाता है। क्या हो गया भाई? कहने लगे जी बुढ़ा मर गया था, 40 गांव के लोगों को खाना खिलाना पड़ेगा। मैं कहा 40 गांव के लोगों को खाना खिला के तुम्हारा बुढ़ा सूरजमल हो जाएगा? कि नहीं जी हम तो कर्जदार होके बर्बाद हो जाएंगे। मैं कहा तो मत करो इसको। लेकिन दबाव डालता है गांव, समाज दबाव डालता है, बिरादरी दबाव डालती है। तो इन चीज़ों से निकलो, इन चीज़ों से बचो, और जो पैसा लगाना है अपने बच्चों की तालीम पे लगाओ। मैं दिल्ली में रहता था गवर्नर होने से पहले। मेरे पास एक 1.5 कमरे का मकान था। उसमें मिलके जब चौधरी साहब नीचे उतरते थे तो आपस में बात करते थे, क्या आदमी 1.5 कमरे के मकान में रह रहा है, हमने तो कोठी ठोक रखी है। ठोक रखी होगी भाई तुमने, हम पे तो 1.5 ही कमरे का है, लेकिन ये 1.5 कमरे का मकान मेरी ताकत है। चूँकि मेरे पास 1.5 कमरे का मकान है, इसलिए मैं प्रधानमंत्री से लड़ सकता हूँ, वरना मैं लड़ नहीं पाता। मेरे यहाँ ईडी या इनकम टैक्स वालों का रेड हो गया होता। तो आपसे भी मैं कहूँगा कि जो 15-15 कमरे की कोठियाँ ठोक रहे हो, ये मत ठोको। इनके बजाय अपने बच्चों को बढ़िया तालीम दो, और ये कहो कि मेरा बेटा ऑक्सफोर्ड में पढ़ रहा है, मेरा बेटा लंदन में पढ़ रहा है, और उस पे फ़ख्र महसूस करो। इस सब पे मत करो, ये सब जाली मामला है। और सामाजिक कुरीति तो मैं क्या क्या गिनाऊं, इनका तो कोई अंत ही नहीं है। एक आखिरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब पिछली 26 जनवरी को लाल किले पे कुछ बच्चों ने झंडा फहरा दिया तो बहुत शोर मचा दिल्ली में कि साहब ये तो बहुत बुरा काम हुआ, ये तो राष्ट्रद्रोह हो गया। और कई लड़के उसमें मुकदमे में लपेटे में आ गए, जिनमें से एक मर भी गया एक्सीडेंट में। तो जो किसान आंदोलन के नेता थे वो इसका जवाब नहीं दे पाए। मेरे पास ये बात आई होती तो मैं इसका जवाब देता। लाल किले पे झंडा फहराने का पहला अधिकार देश के प्रधानमंत्री को है, और जहाँ प्रधानमंत्री झंडा फहराते हैं वहाँ झंडा आज भी फहराया हुआ है, उसे किसी ने नहीं छेड़ा। इन बच्चों ने जहाँ झंडा फहराया था वो एक अलग खंबा था। वो बच्चे कौन थे? सिखों के बच्चे थे। तो मैंने कहा कि भाई इनके तो पुरखे ने लाल किले के दरवाजे पे उसकी गर्दन काटी गई थी गुरु तेग बहादुर की, अगर उसके बच्चे भी झंडा नहीं फहराएंगे तो कौन फहराएगा? उनका तो अधिकार है। और इसी तरह मैंने कहा कि मैं एक बार चौधरी चरण सिंह जी को लेके गया हरियाणा में, और मैंने वहाँ उसमें बंसीलाल जी ने कहा था कि इनको लेके आओगे तो मैंने जेलें पुतवा रखी हैं, मैं इनको बंद कर दूंगा। तो मैंने कहा बंसीलाल जी आपकी तो औकात नहीं है इनको बंद करने की, आप तो पेशाब करने भी मिसेस गांधी से पूछ के जाते हो। और ये तो वो शख्स है जिसने जवाहरलाल का हाथ पकड़ लिया था और नागपुर में, और कहा था कि मैं किसानों की ज़मीन नहीं जाने दूंगा, कोऑपरेटिव फार्मिंग नहीं होगा। तो उसको आप ऐसे नहीं कर सकते हैं। और मैंने वहाँ 50,000 की भीड़ थी, मैंने कहा यार आप लोग हमारा साथ दे दो, मैं 6 महीने में चौधरी साहब को लाल किले पे चढ़ा दूंगा। तो आप मेरा यकीन करें, पूरी भीड़ जय जयकारे करती हुई स्टेज के पास आ गई, और मुझे चौधरी साहब ने कहा कि बेटा कुछ मत कर, 6 महीने पूरे हरियाणा में घूम के ये लाल किला बोल दे, ये खड़े हो जाएंगे और मेरी पार्टी बन जाएगी और मैं सरकार में आ जाऊंगा। और वही हुआ। 6 महीने बाद चौधरी साहब प्रधानमंत्री बन गए, कामयाब हो गए, उनकी पार्टी कामयाब हो गई। चूँकि हमारे तो गीतों में गाया जाता है लाल किला, भरतपुर, और इसी तरह सिखों का है। मैं जब प्रधानमंत्री जी से मिलने गया
और मैंने कहा साहब इनका कुछ कर दीजिए। तो वो छूटते ही बोले छोड़ो यार चले जाएंगे। मैंने कहा साहब ये जाया नहीं करते, आप जानते नहीं हो, ये तब जाएंगे जब आप चले जाओगे। बोले क्या मतलब? मैं कहा ये तो वो हैं जिनके गुरु ने अपने 4 बेटे कटवा दिए थे लेकिन समझौता नहीं किया था, और यही हमारे वालों का हाल है। ये भी आसानी से नहीं जाएंगे, और अब से पहले तो इन्हें ये भी पता नहीं था आपस में कि हम एक हैं। तो आप इसको किसी तरह, एक तो इन पे बल प्रयोग मत करिए, दूसरे इनको बल प्रयोग मत करिए और इनको ले दे के निपटा दीजिए। तो उनकी समझ में आ गया और उन्होंने अल्टीमेटली ले दे के निपटाया। वो चारों कानून वापस ले लिए, और अब मैं श्योर हूँ कि ये जो एमएसपी है ये भी वापस हो जाएगी। मैं सब किसान भाइयों से कहना चाहता हूँ कि ये हो सकता है कि सरकार के मन में बेईमानी आ जाए और ये एमएसपी ना हटाएं, तो अभी धरना उठा है, आंदोलन नहीं खत्म हुआ, आंदोलन दोबारा शुरू हो सकता है। उस वक्त हमें आपकी ज़रूरत पड़ेगी, तब मैं फिर आपके बीच में आऊँगा और ये कहूँगा कि चलिए लाल किले पे चलते हैं। मैं बहुत लंबा बोल गया, इतना बोलने की ज़रूरत नहीं थी। मैं बहुत थोड़े में यही कहना चाहता हूँ कि बालिका शिक्षा करिए, महिला सशक्तिकरण करिए, अपने बच्चों को पढ़ाइए। और ये जो झूठे ढोंग हैं, अब मैं गया था हनुमानगढ़, मुझे वहाँ बताया कि साहब परिवार में 2 आदमी हैं, कोठी 15 कमरे की। क्यों है भाई? तो ये जो ढोंग हैं इनसे बचिए और कम से कम खर्चे में काम चलाइए और सारा पैसा बच्चों की पढ़ाई पे लगाइए। और किवाड़ा साहब का भी कि इनका गांव देखने को मिल गया, आप जैसी महान विभूति देखने को मिल गई, स्वामी जी के दर्शन हो गए। ये मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, अच्छे बुरे वक्त में मेरे साथ रहते हैं, काम आते हैं। और ये मेरे सारे गवर्नर हाउस में हो आए हैं जहाँ जहाँ मैं रहा हूँ। आपको नहीं ले जाते हैं, खुद जाते हैं। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार प्रदर्शन।